दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। शाम के करीब 4 बज चुके थे। पार्टी कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। किंजल होटल के कमरे में तैयार हो रही थी। आज के फंक्शन में उसने एक वाइट फुल लेंथ गाउन पहना था जिसमें अलग अलग फूल लगे हुए थे। वो गाउन इतना सुंदर था कि किंजल तो उसे पहनने के बाद बिल्कुल परी जैसे दिख रही थी। उसके खुले बाल, आँखों में काजल, गले में डायमंड का नेकलेस, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, पाँव में हील्स। उसका लुक एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह लग रहा था। आँखों में चमक, चेहरे पर कॉन्फिडेंस उसकी साइन और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तभी करण कुछ काम से दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। किंजल सुनो। करण आगे बोल ही रहा था कि किंजल को देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए। वो आंखें फाड़े किंजल को देखने लगा। उसकी खूबसूरती में मानो खो गया था। कैसी लग रही हूँ? किंजल ने पास आते हुए कहा। पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे देखता रहा। करण, कैसी लग रही हूँ मैं? किंजल ने जोर से कहा। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो, करण हड़बड़ाते हुए बोला। किंजल ने एक बार करण को ऊपर से नीचे तक देखा। ये वाइट सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, किंजल थोड़ा शर्माते हुए बोली और पीछे मुड़कर अपना मेकअप ठीक करने लगी। करण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सुनो। हाँ बोलो, किंजल ने करण की ओर मुड़कर कहा। आज तो तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, ज़रा संभल कर रहना। क्या पता आज बहुत सारे प्रपोजेस भी आ जाएं। ये तो अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो मैं हाँ कर दूँगी और साथ में सगाई भी कर लूँगी। एक पार्टी में 2 काम हो जाएंगे, किंजल मस्ती में ही बोल गई। पर किंजल की बात करण को पसंद नहीं आई। ऐसे किसी भी अनजान लड़के को तुम हाँ कैसे कर सकती हो? करण थोड़ा रूड होकर बोला। किंजल ने करण के चेहरे को देखा। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? बोलकर किंजल अपने काम में लग गई। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, करण ने तुरंत अपनी जेलेसी को छिपाते हुए कहा। करण फिर किंजल के करीब आया और उसके पास खड़ा हो गया। किंजल करण की तरफ मुड़ी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। करण, ये तुम क्या कर रहे हो? किंजल घबराते हुए बोली। करण किंजल के और करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। किंजल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने किंजल के पीछे पड़ी काजल ली और उससे किंजल की गर्दन पर टीका लगा दिया। किंजल ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। करण उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। वो तुम्हारी मॉम ने कहा था टीका लगाने को, करण ने बहाना बनाते हुए कहा। किंजल इस बात पर कुछ बोली नहीं। मैं जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट होगी, ऑल द बेस्ट, कहकर करण वहाँ से चला गया। किंजल आईने में अपनी गर्दन पर लगे उस टीके को देखती रही। काश ये टीका तुमने खुद अपनी मर्जी से किया होता। किंजल कुछ उदास सी हो गई थी। 5 बजने ही वाले थे। अनिरुद्ध और संजना के साथ उनका पूरा परिवार भी पार्टी में पहुंच चुका था। अनिरुद्ध और करण की सिक्योरिटी देखने में लगे हुए थे। सौरभ और मीरा संजना के साथ थे। सब ने कान में ईयर बड्स पहने हुए थे ताकि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकें और एक दूसरे के साथ दूर से भी बात कर सकें। अनिरुद्ध, सब सेट है, हमारी टीम भी रेडी है, चारों तरफ कैमरा है। करण अनिरुद्ध के पास आते हुए बोला। ठीक है, तो मैं वैशाली चाची को बुला देता हूँ कि वो उनको अंदर आने दें। याद रहे, हमें उनको अंदर तो आने देना है पर उनको बाहर नहीं जाने देना है। कैसे भी करके उनको पकड़ना है। तुम टेंशन मत लो अनिरुद्ध, हम उनको पकड़ लेंगे, करण ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अनिरुद्ध ने कहा और फिर वैशाली चाची को फ़ोन लगा दिया। चाची, वो लोग आ गए। हाँ अनिरुद्ध, बाहर गेट पर ही खड़े हैं। ठीक है, आप उनको अंदर आने दीजिए, बोलकर अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया और दरवाजे की तरफ नज़र गड़ाए खड़ा हो गया। सिक्योरिटी, इन्हें आने दीजिए, इन्हें हमने ही बुलाया है, अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेटर की ज़रूरत है, वैशाली ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। ठीक है, इन्हें जाने दो, पर पहले उनकी अच्छे से तलाशी ले लो, गार्ड ने कहा और वो उन्हें चेक करने लगे पर उनको कुछ मिला नहीं। यह देखकर वैशाली थोड़ी हैरान थी क्योंकि अगर वो लोग बॉम्ब लाए होते तो मशीन में स्कैन हो जाता, पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अंदर आते ही वैशाली उन दोनों के पास गई और कान में बोली, बॉम्ब कहाँ है?
यह सुनकर वो चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो तो पहले ही अंदर चला गया, उनमें से एक बोला। पर कैसे? वो देखिए उन सामान के साथ। वैशाली ने उस तरफ देखा। वहाँ खाने के सामान को अंदर ले जाया जा रहा था। उस बॉक्स में है। हाँ, हमने उस में से एक बॉक्स में छिपा दिया है। ठीक है, तुम लोग जाओ। जैसे वो लोग पार्टी में एंटर हुए, अनिरुद्ध चौकन्ना हो गया। उसने उन चारों को पहचान लिया था। वो लोग आ चुके हैं। वहाँ दरवाजे के पास अनिरुद्ध के बोलते ही करण, संजना, मीरा और सौरभ सब ने दरवाजे की ओर देखा। सौरभ, मीरा, संजना को अकेले मत छोड़ना, अनिरुद्ध थोड़ा परेशान होते हुए बोला। नहीं छोड़ेंगे, सौरभ और मीरा साथ में बोले। तभी अनिरुद्ध के फ़ोन पर वैशाली चाची का फ़ोन आ रहा था। हाँ चाची बोलो, अनिरुद्ध, बॉम्ब अंदर आ चुके हैं। अनिरुद्ध इस बात से शॉक रह गया। कहाँ है बॉम्ब? अनिरुद्ध कांपता हुआ बोला, खाने के बॉक्स अभी अभी अंदर आए हैं, उनमें से किसी एक में है। कितने बॉक्स हैं? पता नहीं, बहुत सारे बॉक्स हैं और सभी बॉक्स को किचन की तरफ ले गए थे। ठीक है, अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया। उसके माथे पर से पसीना आने लगा था। इतने सारे बॉक्सेस कैसे पता लगाएं कि बॉम्ब किसमें है? पार्टी भी शुरू होने वाली है। सुनो सब लोग, बॉम्ब आ चुका है और किचन में रखे बॉक्सेस में से किसी एक में है। यह सुनते ही सब लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। अनिरुद्ध, मैं अभी हमारी टीम को वहाँ भेजता हूँ, तुम फिक्र मत करो, करण ने कहा और तुरंत एक टीम को किचन की ओर भेज दिया। मोहित भी बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। अंजलि, कहाँ रह गई हो तुम? अंदर सबको मेरी ज़रूरत है। मोहित परेशान होकर मोबाइल में देखता हुआ बोला। वो कब से अंजलि के आने का इंतज़ार कर रहा था। मोहित ने 2 घंटे में 20 मिस कॉल किए थे, पर अंजलि ने एक भी फ़ोन उठाया नहीं था और अभी तक पार्टी में पहुंची भी नहीं थी। मोहित ने अब रहा नहीं गया और वो पार्टी में अंदर चला गया। तभी अनाउंसमेंट हुई। सो नाउ, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ गया है। जिस सरप्राइज़ की आप राह देख रहे थे वो बस आपको मिलने ही वाली है। तो उस सरप्राइज़ को बताने में इनवाइट करता हूँ वेरी ब्यूटीफुल गार्जियस किंजल सिंघानिया। इस पल सबकी नज़र किंजल की ओर मुड़ी। किंजल रेड कारपेट पर चलती हुई स्टेज पर आ रही थी। उसे देखकर सब शौक थे। खूबसूरती के साथ उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ओ माय गॉड, किंजल कितनी खूबसूरत लग रही है। संजना उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। सब ने तालियों के साथ किंजल का वेलकम किया। किंजल ने माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। गुड इवनिंग माय लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस इवेंट। मैं दिल से आप सबका वेलकम करती हूँ। इस सरप्राइज़ पार्टी किस लिए है? यहाँ क्या होने वाला है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। आप सबको इतना इंतज़ार करवाने के लिए आई एम रियली सॉरी। मीरा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन सा सरप्राइज़ होगा? सौरभ ने मीरा के पास आते हुए कहा। मुझे क्या पता, अभी पता चल जाएगा ना, थोड़ी देर शांत रहो, मीरा ने सौरभ को डांटते हुए कहा। किंजल ने एक बार करण की ओर देखा। करण ने मुस्कुराकर आगे बोलने के लिए किंजल को आंखों से इशारा किया। सो अब वक्त आ गया है इस सरप्राइज़ का आप सबके सामने आने का। डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर स्मृति शाह, प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। किंजल के कहने पर दोनों डॉक्टर स्टेज पर आ गए। अब हम तीनों साथ में एक बटन को प्रेस करेंगे और तभी एक वीडियो स्क्रीन पर प्ले होगा। आइए, किंजल ने कहा और तीनों ने एक साथ में मिलकर बटन प्रेस किया और उसके साथ ही स्टेज पर बड़ी स्क्रीन थी वो शुरू हुई और एक वीडियो प्ले हुआ गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं किंजल सिंघानिया। आज से करीब 5 साल पहले मैंने एक रिसर्च शुरू की थी, एक ऐसे ऐप पर जो करोड़ों लोगों के लिए आशीर्वाद बनकर आए। मैं चाहती थी कि एक ऐसी ऐप बनाऊं जिससे मेडिकल की हेल्प कर एक इंसान को मिल सके और वो भी बिना किसी दिक्कत के। इसलिए मैंने उस ऐप का काम करना शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली यह ऐप तैयार हो चुका है जिसका नाम है मेड हेल्प। और हाँ, आप सब लोग यही समझ रहे हो, आज यही ऐप लॉन्च होने वाला जा रही है। तो देखिए इस ऐप की एक झलक। किंजल यह बातें वीडियो में बोल रही थी और उसके बाद स्क्रीन पर यह ऐप दिखाई दी। उसके फीचर, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इस ऐप से क्या क्या कर सकते हैं, यह सब उस वीडियो में दिखाया जा रहा था। लोग बड़ी गौर से उस वीडियो को देख रहे थे। जैसे वीडियो ख़त्म हुआ, ज़ोरदार तालियों
की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी। सब किंजल की इस सक्सेस से हैरान थे और साथ में बहुत खुश भी थे। अनिरुद्ध, सौरभ, करण सब कुछ पल के लिए सारी प्रॉब्लम भूल गए थे और खुश होकर किंजल को बधाइयाँ दे रहे थे। संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी बहन की कामयाबी से बहुत खुश थी। मोहित की आंखें भी नम हो चुकी थी। रीमा मासी की आंखों से तो कब से गंगा बह रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी, संजू, अनिरुद्ध, मासी, मासा, मोहित भाई, सौरभ, मीरा, करण, तुम सब यहाँ स्टेज पर आ जाओ, किंजल माइक में बोले। किंजल के कहने पर सब स्टेज पर आ गए। वहाँ पर जो बड़े गेस्ट आए थे उनको भी किंजल ने गेस्ट स्टेज पर बुलाया। हम सब साथ में मिलकर यह लॉन्च बटन को प्रेस करेंगे और तब मेड हेल्प सक्सेसफुली प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगी, जिससे सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, किंजल ने कहा। और सभी ने साथ में उस बटन को प्रेस किया। तभी प्रोसेसिंग शुरू हुआ और काउंटिंग आने लगा। लास्ट 10 प्रेजेंट बाकी थे। सब ने साथ में काउंटिंग शुरू की। 3, 2, 1 एंड ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड हो गया। और तभी पटाखे फूटने लगे और सब तालियां बजाने लगे। किंजल ने बाद में सभी हॉस्पिटल, मेडिकल, फार्मा कंपनी जितने भी इस ऐप के साथ जुड़े थे उन सबको इंट्रोड्यूस करवाया। किंजल ओबराय फार्मा कंपनी को भूल गई तुम, अनिरुद्ध ने नाराज़गी के साथ कहा। नहीं अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ कि ओबराय फार्मा कंपनी तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ेगी, इसलिए मैंने पेपर्स तैयार ही रखे थे। मैं बस तुम सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अब तक बताया नहीं था। लो पेपर्स और साइन करो, किंजल ने ऑर्डर देते हुए कहा। पेपर्स अनिरुद्ध को दिए। अनिरुद्ध भी मुस्कुराने लगा और फिर उसने भी पेपर्स साइन कर दिए। उसके बाद सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। किंजल सभी गेस्ट से मिल रही थी और उनकी बधाइयाँ ले रही थी, पर अनिरुद्ध और करण परेशानी से खड़े थे। अभी तक उनको बॉम्ब मिला नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अनिरुद्ध ने उदासी के साथ कहा। मिल जाएगा अनिरुद्ध, करण ने अनिरुद्ध को हिम्मत देते हुए कहा। तभी जिस टीम को बॉम्ब ढूंढने भेजा था उनके चीफ का फ़ोन आया। अनिरुद्ध ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ, मिला बॉम्ब? अनिरुद्ध तेज़ी से बोला। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, आप जल्दी से यहाँ आइए, चीफ ने कहा और फ़ोन काट दिया। यह सुनकर अनिरुद्ध और करण एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर तेज़ी से किचन की ओर भागे। सौरभ और संजना ने ऐसे जाते हुए देखे तो वो भी टेंशन में आ गए। सौरभ, संजू को अकेले मत छोड़ना, अनिरुद्ध ने अपने कान में लगाए हुए ईयरबड्स के जरिए सौरभ से कहा। अनिरुद्ध और करण अब अपनी टीम के साथ किचन में खड़े थे। सर, बॉम्ब तो मिला है पर ये नकली है, एक ऑफिसर ने बॉम्ब को अनिरुद्ध को दिखाते हुए कहा। अनिरुद्ध और करण हैरानी से इस बॉम्ब को देख रहे थे जो बिल्कुल असली बॉम्ब की तरह लग रहा था। मैं जानता था ऐसे ही होगा, मुझे पता था कि वो कायर ऐसा ही कर सकते हैं। ये एक चाल थी हमें गुमराह करने की, असली प्लान उनका कुछ और है। अनिरुद्ध की बात सच्ची साबित हुई थी। इस तरफ जगदीश और हरदेव को उनके आदमी ने यह सब फ़ोन पर बता दिया था। अनिरुद्ध को अपनी चाल में फंसा देखकर वो दोनों हंस रहे थे। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ अनिरुद्ध की इतनी बड़ी इवेंट में बॉम्ब ब्लास्ट करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारो, और मैं जानता था कि वैशाली भरोसे के लायक नहीं है, उसने पहले ही तुम्हें सब बता दिया था। तभी तुम सीधे किचन में उन बॉक्स को में बॉम्ब ढूंढने के लिए पहुंच गए। जगदीश चंद शैतानी हंसी के साथ बोला। उस वक्त जब वैशाली हमसे मिलने के बाद होटल से गई थी तभी हमने अपना आधा प्लान चेंज कर लिया था, जगदीश चंद बोले और उस दिन के बारे में सोचने लगे। हम इस वैशाली पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। क्या मतलब पापा? हमारा सारा प्लान उसे बताने के बाद आप अब यह कह रहे हो? हरदेव गुस्से से बोल, नहीं बेटा, वो प्लान हमारा है ही नहीं। तो क्या हम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने वाले? किसने कहा? बॉम्ब ब्लास्ट जरूर होगा पर पार्टी में नहीं। पार्टी में नहीं तो फिर कहाँ? अनिरुद्ध की गाड़ी में। जगदीश चंद के इतना कहने पर हरदेव ना समझे से उसे देखने लगा। वो कैसे? ध्यान से सुनो, हम इवेंट में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करेंगे पर वो बॉम्ब नकली होगा। अनिरुद्ध को जब बॉम्ब के बारे में पता चलेगा तो वो उसे ढूंढने में लग जाएगा, उसका सारा ध्यान उसमें होगा। अगर उसे नकली बॉम्ब मिल भी जाए तो भी इतने वक्त में हमारे लोग संजना को उठाकर ले जाएंगे। अनिरुद्ध भी संजना को ढूंढने ज़रूर जाएगा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए
दरवाज़ा खोलेगा तभी एक बड़ा धमाका होगा और वो फिनिश। जगदीश चंद बोलते हुए हंसने लगे। अब तक तो हमारे आदमी ने संजना को उठा लिया होगा। हरदेव भी शैतानी हंसी के साथ बोला। पार्टी में अनिरुद्ध और करण को ना देखकर वो चार लोग अलग अलग होकर संजना के पास आ रहे थे। जैसे ही उन चारों में से एक ने संजना के कंधे पर हाथ रखा, वो पीछे मुड़ी, पर वो संजना नहीं बल्कि कोई और लड़की थी जिसने बिल्कुल संजना की तरह कपड़े पहने थे। वहाँ संजनों को ना देखकर वो चारों परेशान होकर इधर उधर संजना को ढूंढने लगे, पर उन्हें संजना दिखाई नहीं दी। जब अनिरुद्ध को टीम की चीफ का फ़ोन आया था तब वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अनिरुद्ध ने सौरभ से संजना को अकेले मत छोड़ने को कहा। और फिर सौरभ उस वक्त आ गया है। संजना को ले जाओ और निधि को संजना की जगह खड़ी कर दो। इसका मतलब चाची की बात झूठी थी? सौरभ हैरानी के साथ बोला। नहीं सौरभ, ये जगदीश चंद की एक चाल थी हमें गुमराह करने की। अनिरुद्ध के कहने पर सौरभ तुरंत संजना को लेकर वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध ने इस बात को याद किया और करण के साथ बाहर पार्टी में आ गया। अनिरुद्ध, वो देखो चारों संजना को ढूंढ रहे हैं। करण ने उन चारों पर नज़र डालते हुए कहा। सौरभ, संजू को सेफ जगह पहुंचा दिया ना? हाँ अनिरुद्ध, मैं और मोहित संजना के साथ ही हैं, सौरभ ने कहा। पर तुम लोग उन चारों को जाने मत देना, मोहित गुस्से से बोला। हाँ मोहित, मैं उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा, अनिरुद्ध भी गुस्से से बोला। अनिरुद्ध ने करण को और अपने कुछ लोगों को इशारा किया और वो धीरे धीरे कदमों से उन चारों के नज़दीक जाने लगे। उन चारों में से एक जगदीश चंद से फ़ोन पर बात कर रहा था। सर, वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस आदमी ने परेशानी के साथ कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ढूंढो उसे, जगदीश चंद गुस्से से चिल्लाया। पता नहीं सर, कुछ देर पहले तो यहीं थी, अचानक गायब हो गई। यह सुनकर हरदेव को बहुत गुस्सा आया और उसने जगदीश चंद के हाथ से फ़ोन छीन लिया और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। यह सब उस अनिरुद्ध का प्लान होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अनिरुद्ध, हरदेव गुस्से से चिल्लाया। बेटे हरदेव, तुम फिक्र मत करो, अब संजना खुद अपनी मर्जी से यहाँ आएगी। वक्त आ गया हमारे प्लान बी को अंजाम देने का और अनिरुद्ध की तुम फिक्र मत करो। उसकी गाड़ी में जो बॉम्ब है वो असली है। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा उसकी गाड़ी के साथ उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है पापा। संजना, मैं चाहता था कि इस प्लान बी की नौबत ही नहीं आए, पर क्या करूं, तुम दोनों ने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। आई एम सॉरी, तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, पर वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज़ है। हरदेव अपनी शैतानी हंसी के साथ बोला और अपने आदमी को फ़ोन किया। सुनो, मैंने जैसा कहा था वैसा कर दिया है ना? जी हरदेव भैया, उस लड़की को और उसके परिवार को हमने बांध कर रखा है। ठीक है, हम अभी वहाँ पर आ रहे हैं। इस तरफ अनिरुद्ध, करण और उनके साथी ने धीरे से उन चारों को क्लोरोफार्म सुंघाने के बेहोश कर दिया और किसी को पता न चले इस तरह से उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अखिल जी अगले दिन जो हुआ था उस बात से बहुत बड़े परेशान थे। अनिरुद्ध ने अभी तक उनसे बात नहीं की थी। उनकी नज़रें अनिरुद्ध को ढूंढ रही थी पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक काम करता हूँ, ये सॉरी कार्ड और अनिरुद्ध की फेवरेट चॉकलेट मैं उसकी गाड़ी में रख देता हूँ। मुझसे बात नहीं करे तो कोई बात नहीं, पर मेरा कार्ड तो ज़रूर देखेगा, अखिल जी बोले और बाहर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे उनके कदम गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। अब वो गाड़ी के बिल्कुल करीब थे। गाड़ी में बॉम्ब है इस बात से अनजान अखिल जी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तभी एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक गई। इस बड़े धमाके से सबका ध्यान उस ओर गया। सभी डर के मारे भाग दौड़ करने लगे। अनिरुद्ध, करण सब आवाज़ सुनकर बाहर की ओर दौड़े। किंजल भी इस आवाज़ से घबराई हुई बाहर की ओर जाने लगी। अनिरुद्ध के पैर बाहर आते ही रुक गए। सामने उसकी ही गाड़ी जलकर खाक हो गई थी। अनिरुद्ध ने आसपास नज़र की तो गाड़ी से कुछ दूरी पर अखिल अंकल जख्मी हालत में दिखाई दी। अखिल अंकल, अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया और उस और भागा। अनिरुद्ध की आवाज़ से सौरभ और बाकी सब भी उसी ओर जाने लगे। अखिल अंकल की बॉडी कई जगह से जल गई थी, खून भी निकल रहा था पर उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। अखिल अंकल, ये कैसे हुआ? अनिरुद्ध घबराई हुई आवाज़ में बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, पापा, आप इस तरह यहाँ
आगे के सब सौरभ के गले में ही अटक गए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सौरभ, हमें अभी अंकल को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मोहित वहाँ आता हुआ बोला। अंकल, आप आँख खुली रखिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, प्लीज़ मेरे लिए। अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा। अनिरुद्ध बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पापा के दिए वादे को पूरा नहीं कर पाया। अखिल जी दर्द से करहाती हुई आवाज़ में बोले। नहीं अंकल, आप ऐसा मत कहिए बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जाने के बाद अपने परिवार को संभाल लेना। नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। सौरभ टूट चुका था। अपने पिता को ऐसे देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अनिरुद्ध, संजना बेटी का और तुम्हारी आंटी का ध्यान रखना, और मेरे सौरभ का भी। मैं चाहता हूँ कि मीरा से उसकी शादी जल्दी हो जाए। बोलते बोलते अखिल जी की आंखें भी बहने लगी थी। भाई साहब, हम सब आपको की ज़रूरत है, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। मनीष ने आंसू भरी आंखों से अखिल जी के पास बैठकर कहा। मनीष, अब मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी, हमारे घर को टूटने मत देना। कहते हुए अखिल जी की आंखें बंद होने लगी। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाता क्यों नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा अंकल की हालत कितनी ख़राब है? अनिरुद्ध रोते हुए चिल्लाया। तभी मोहित एम्बुलेंस लेकर आया। अनिरुद्ध, जल्दी जल्दी करो। 2 नर्स आए और अखिल अंकल को उठाकर ले जाने लगे। तभी अंकल ने अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी बेटे, मेरी वजह से तुम अपने मॉम डैड से दूर हो गए। इतना ही कहा था कि अंकल जी की आंखें बंद हो गई। नर्स उन्हें जल्दी से ले जाने लगे। इतने में अनिरुद्ध का हाथ अखिल अंकल के हाथ से छूट गया। अनिरुद्ध बस अखिल अंकल को जाते हुए देख रहा था। उसे इतना सदमा लगा था कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसे अंदाज़ा नहीं था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि संजना उसके आसपास नहीं थी। अनिरुद्ध ज़मीन पर बैठ गया। अनिरुद्ध, खुद को संभालो, मेरे भाई करण ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर अनिरुद्ध ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। अनिरुद्ध, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम अनुराधा आंटी और सौरभ को कैसे समझाएंगे? वो देखो उनकी हालत। इस वक्त हमें उनको हिम्मत देनी चाहिए, ना कि खुद ऐसे हिम्मत हार कर बैठ जाएं। करण की बात सुनकर अनिरुद्ध ने धीरे से सौरभ और अनुराधा आंटी को और देखा, जो ज़मीन पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और सौरभ और आंटी के पास जाने लगा। वो धीरे से सौरभ और आंटी के पास बैठा और उनके गले लग गया। अनिरुद्ध, तुम्हारे अंकल, उनसे कहो ना वापस आ जाएं। वो मुझे छोड़कर हॉस्पिटल क्यों चले गए? क्यों? अनुराधा जी ने रोते हुए बोली। अनिरुद्ध बिना कुछ बोले उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। चलो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो। अनिरुद्ध आंसू पोंछकर खड़े होते हुए बोला। चलो संजू, हम चलते हैं। अनिरुद्ध ने अपना हाथ दिया, जैसे संजना भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलेगी, पर संजना वहाँ पर थी नहीं। अनिरुद्ध को एहसास हुआ और वो अपनी चारों ओर संजना को देखने लगा। संजू, संजू कहाँ है? अनिरुद्ध घबराई आवाज़ में बोला। तभी करण वहाँ पर आ गया। करण, संजू कहाँ है? तभी करण को भी एहसास हुआ कि संजना वहाँ पर नहीं थी। अनिरुद्ध, तुम शांत रहो, संजना यहीं कहीं होगी, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। नहीं, संजू यहाँ नहीं है, मैंने अपना वादा तोड़ दिया करण, मैंने संजू को वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए अनिरुद्ध करण के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। यह सब उस जगदीश चंद और हरदेव ने किया है। उसने बॉम्ब पार्टी में नहीं, पर अनिरुद्ध की गाड़ी में लगाया था, ताकि अनिरुद्ध को मार सके। पर अनिरुद्ध की जगह मेरे पापा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। सौरभ गुस्से से बोला और जाने लगा, पर करण ने उसे रोक लिया। क्या कर रहे हो सौरभ? अंकल, अभी अंकल को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। करण की बात सुनकर सौरभ खामोश हो गया। इन सभी की बात किंजल खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इन सब ने उसे कुछ बताया नहीं था। वो गुस्से से उन तीनों को घूर रही थी। करण की नज़र किंजल पर गई, जिसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि करण कुछ पल के लिए सहम गया था। किंजल, करण घबराई आवाज़ में बोला। किंजल गुस्से से उनके पास आई। तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और वो भी मेरे इवेंट में, और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। बता दे तो तुम क्या कर लेती? हाँ, सौरभ गुस्से से किंजल पर चिल्लाया। क्या कर लेती मतलब? कम से कम ये रोकने में मदद तो करती। रोकने की कोशिश तो हमने भी की थी, पर क्या हुआ अभी तुमने देखा ना। हाँ, पर अगर मुझे बताया होता तो ऐसा नहीं होता।
ओ जैसे तुम तो जानती थी कि बॉम्ब कहाँ पर था। तुम ना सौरभ, कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, बस करो तुम दोनों, ये कोई झगड़ा करने का टाइम है। अनिरुद्ध परेशान होकर गुस्से से चिल्लाए। जानता हूँ कि तू परेशान है, गुस्सा है, पर इस तरह झगड़ने से कुछ ठीक होने वाला है क्या? अनिरुद्ध ने गुस्से की ओर देखकर कहा। और तुम किंजल, अगर तुम्हें नहीं बताया तो उसका भी कोई रीज़न होगा। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पार्टी ख़राब हो, इसलिए नहीं बताया। और इसका मतलब यह नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। हम सब पूरी तैयारी के साथ आए थे। पार्टी में बॉम्ब भी थी, ढूंढ निकाला था, पर वो नकली था और हम नहीं जानते थे कि असली बॉम्ब यहाँ होगा। मेरी गाड़ी में बोलते बोलते अनिरुद्ध चुप हो गया। किंजल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी सिर झुकाए खड़ी हो गई। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। गलती पछतावे के साथ किंजल पछतावे के साथ बोली। इट्स ओके। यह सब सोचो कि हमें क्या करना है। सौरभ, तुम आंटी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। करण की बात से सब सहमत थे। हाँ सौरभ, तुम्हें आंटी को संभालना है। ठीक है अनिरुद्ध, पर याद रखना, उन दोनों को छोड़ना मत। और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, संजना मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी, फिक्र मत करना, सौरभ ने कहा और वो वहाँ से चला गया। सौरभ के जाते अनिरुद्ध, करण, किंजल और मोहित संजना को ढूंढने अंदर चले गए। मैं संजना को यही मीरा के पास ही छोड़कर गया था, मोहित ने होटल के उस कमरे को दिखाते हुए कहा। पर मीरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मोहित आसपास नज़र डालता हुआ बोला। अनिरुद्ध, ये रूम तो बाहर से बंद है। करण ने दरवाजे को देखकर आश्चर्य के साथ कहा। तीनों तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए, पर कमरे में कोई नहीं था। तभी उनको बाथरूम में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं जाकर देखता हूँ, करण ने कहा और वो बाथरूम की ओर गया। उसने देखा तो वहाँ पर भी दरवाज़ा बाहर से बंद था। करण ने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में मीरा थी। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण ने हैरानी के साथ कहा। वो संजना, मीरा घबराते हुए बोली। अनिरुद्ध और मोहित भी उसके पास आ गए। मीरा, संजू कहाँ है? मुझे नहीं पता अनिरुद्ध, वो मुझे बाथरूम में बंद कर कहीं चली गई। मीरा रोती हुई बोली। पर संजू ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं, पर वो बहुत परेशान लग रही थी, किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ऐसा लगा मैं बाथरूम में फ्रेश होने गई थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ। उसने कहा कि तुम्हारा कॉल था, पर मैंने तो संजू को कॉल किया ही नहीं। मुझे लगता वो जगदीश चंद्र और हरदेव ही होंगे। ज़रूर संजना को किसी बात पर ब्लैकमेल किया होगा, करण ने सोचते हुए कहा। यह सुनकर अनिरुद्ध ने गुस्से से सामने रखी चेयर को उठा और ज़मीन पर पटक दिया। मैं उन दोनों कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा, अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाए। इस पल मोहित की नज़र अपने मोबाइल पर गई। 40 मिस्ड कॉल के बाद भी अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे कब से कुछ खटक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ब्लास्ट की वजह से उसका ध्यान कुछ देर के लिए हट गया था। अनिरुद्ध में कुछ कहना चाहते हो? मोहित धीमी आवाज़ में बोला। यह सुनकर वो सब मोहित की ओर देखने लगे। उतनी देर में किंजल भी उसी कमरे में आ पहुंची। तुम कहाँ थी? करण ने तुरंत किंजल से पूछा। मैं उस तरफ ढूंढने गई थी, पर ये बताओ, कुछ पता चला? हाँ, करण ने सब बात किंजल को बताई। मोहित, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, अनिरुद्ध ने कहा, पर मोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया। मोहित के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात उमड़ रहे थे। उसने अंजलि की बहुत फिक्र हो रही थी। मोहित, आप कुछ कह रहे थे, अनिरुद्ध फिर से बोला। इस बार मोहित का ध्यान उन पर गया। हाँ, वो मैं यह कह रहा था कि आज शाम से अंजलि का कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, मैंने भी उसे पार्टी में कहीं नहीं देखा, किंजल ने याद करते हुए कहा। हाँ, वो पार्टी में भी आई नहीं। अब तक 40 मिस कॉल कर चुका हूँ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैसेज भी सीन नहीं किए हैं। मोहित उदासी के साथ बोला। मोहित, आप यह अब बता रहे हैं? पर अनिरुद्ध, मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से अभी जो कुछ भी हुआ, इन सब में मैं अंजलि के बारे में भूल ही गया, मोहित ने लाचारी के साथ कहा। अंजलि का गायब हो जाना और संजू का ऐसे भाग कर जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहीं संजू भाग कर जाने का रीज़न अंजलि तो नहीं है। अनिरुद्ध को अब समझ आने लगा था। तुम कहना क्या चाहते हो अनिरुद्ध? मोहित, मुझे लगता है कि अगर अंजलि को किडनैप किया है। यह सुनकर मोहित जैसे ही अंदर तक हिल गया है। अगर ऐसा होगा तो संजना और अंजलि साथ ही होंगे, किंजल ने कहा। हमें उनको ढूंढना होगा जल्द से जल्द, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ?
किंजल का सवाल भी सही था। हमें बस संजू को ट्रेस करना है, अनिरुद्ध ने तुरंत कुछ सोचते हुए कहा। पर संजना का फ़ोन तो बंद आ रहा है, मीरा नासमझी के साथ बोली। मीरा की बात भी सही थी। करण, किंजल, मोहित सब अनिरुद्ध को सवालात भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने संजू के नेकलेस में एक ट्रेसिंग डिवाइस लगाया था जिसके बारे में संजू भी नहीं जानती थी। हम उसकी मदद से संजना तक पहुँचेंगे। तो चलो, देर किस बात की, करण ने कहा और सब बाहर की ओर भागे। इस तरफ खन्ना मैंसन में जगदीश चंद्र और हरदेव आराम से सोफे पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसने अंजलि को उसके कमरे में बांध रखा था और जतिन खन्ना और उनकी पत्नी को अलग कमरे में बांध दिया था। मैंसन के बाहर और भी अंदर भी उनके ही आदमी खड़े हुए थे। तभी दो लोग संजना को लेकर हॉल में दाखिल हुए। संजना को अपने सामने देखकर हरदेव खड़ा हो गया। कहाँ है अंजलि, बताओ। संजना गुस्से से बोल। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हरदेव ने पास आते हुए कहा। तुम्हें क्या, मैं गुस्सा करूं जो भी करूं, पहले अंजलि और अंकल आंटी को जाने दो, फिर सभी बात होगी। संजना फिर गुस्से से बोली। तुम्हें समझ में नहीं आता संजना, हमारा बच्चा है, तुम्हारे पेट में, उसे पसंद नहीं है तुम्हारा गुस्सा। हरदेव शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। हाउ डे यू, मेरे बच्चे को अपना बच्चे कहने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? नहीं है तो हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना पापा, बोलते हरदेव और जगदीश चंद्र हंसने लगे। मैंने फ़ोन पर जो कहा था वो याद तो है ना? हरदेव की बात सुनकर संजना को वो पल याद आया जब वो और मीरा कमरे में साथ थे। संजू, तुम यहीं रहना, मैं भी वॉशरूम में फ्रेश होकर आती हूँ, मीरा ने कहा और वो वॉशरूम में चली गई। संजना तब तक आराम कर रही, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा तो अंजलि का फ़ोन था। संजना ने फ़ोन उठाया। प्लीज़ संजना, मुझे बचा लो प्लीज़, अंजलि रोती हुई बोली। अंजलि, क्या हुआ तुम्हारी? अंजलि इस वक्त मेरे साथ है, हरदेव ने अंजलि के पास से फ़ोन लेकर कहा। तुम अंजलि के साथ क्या किया तुमने? एक काम करो, वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। और हाँ, आवाज़ बिल्कुल मत करना, अगर किसी और ने सुन लिया तो मैं तुम्हारी भाभी की क्या हालत करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। हरदेव ने कहा और फ़ोन काट दिया। यह सुनकर संजना बहुत घबरा गई। वो मीरा को ना सुनाई दे इसी वजह से बालकनी में चली गई। तभी अंजलि के फ़ोन से वीडियो कॉल आने लगा। संजना ने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने हरदेव था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, हरदेव मुस्कुराता हुआ बोला। अंजलि कहाँ है? संजना उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से बोली। ये देखो, हरदेव ने अंजलि की ओर कैमरा किया। अंजलि को अपने बेड के साथ बांध दिया था और मुंह में पट्टी लगा दी थी ताकि वो कुछ बोल ना पाए। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। प्लीज़ अंजलि को छोड़ दो, तुम आखिर चाहते क्या हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं इसे छोड़ दूँगा। तुम्हें क्या लगता मैं तुम कहोगे तो मैं आ जाऊँगी। तुम अनिरुद्ध को जानते नहीं हो, मैं अभी उससे बताती हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। खबरदार, अगर अनिरुद्ध को कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी? हाँ मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कहते हुए हरदेव अंजलि के पास जाने लगा। अंजलि बोलने के लिए, छूटने के लिए तड़प रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। हरदेव ने अंजलि के पास जाकर जोर से उसका दुपट्टा खींच लिया। रुक जाओ, संजना जोर से चिल्लाई, अभी अनिरुद्ध को बताएगी। नहीं, मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। तुम प्लीज़ अंजलि के साथ कुछ मत करना। अभी तो सिर्फ दुपट्टा निकाला है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम क्या चाहते हो? नीचे मेरे 2 आदमी एक रेड गाड़ी के साथ खड़े हैं, चुपचाप किसी को खबर ना लगे ऐसी गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे पास आ जाओ, तभी मैं इसको और उसके मॉम डैड को छोड़ूंगा। और सुनो, तुम्हारी एक हरकत पर नज़र है मेरी, इसलिए कोई भी चालाकी मत करना। संजना अपनी याद में से बाहर आई। मुझे सब याद है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। फिर ठीक है, और अनिरुद्ध को बताने की कोई चालाकी भी मत करना, हरदेव ने कहा। नहीं करूँगी, पहले अंजलि और को अंकल आंटी को छोड़ो। ठीक है, जाओ उन लोगों को छोड़ दो, हरदेव ने कहा और उनके कुछ आदमी ऊपर गए और अंजलि को और जतिन खन्ना को, उनकी पत्नी को कमरे से बाहर लाए।
अंजलि ने जैसे अपने मम्मी पापा को देखा वो दौड़कर उनके गले लग गई और रोने लगी। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मिसेस खन्ना ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ मम्मा। फिर तीनों नीचे हॉल में आए। अंजलि संजना को देखकर उनके पास जाने लगी। रुक जाओ। हरदेव अंजलि को रोकता हुआ बोला। दूर, तुम अभी संजना से नहीं मिल सकती। पर क्यों? तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया तो सही। संजना ने परेशान होते कहा। अभी भी कुछ बाकी, हरदेव ने कहा और किसी को फ़ोन लगाया। सुनो, वो आ चुकी है, हरदेव ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। ठीक है, पर मैं जब तक ना कहूँ उस अंजलि को छोड़ना मत समझे। तुमने मेरी मदद मांगी और मैंने तुम्हारे लिए इतनी सिक्योरिटी भी भेजी, पर बदले में मेरी जो शर्त थी वो मत भूलना। मोनाली कड़क आवाज़ में बोली। नहीं भूलूंगा। उस लड़की को तो मैं अपने हाथों से सजा दूंगी। उसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है, उनको धोखा दिया है। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मोनाली गुस्से से बोली और फ़ोन काट दिया और गाड़ी में बैठकर खन्ना मेंशन की ओर आने के लिए निकल गई। किसका फ़ोन था? संजना ने गुस्से से हरदेव से पूछा। थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा, हरदेव मुस्कुराता हुआ बोला। अनिरुद्ध और बाकी सब लोकेशन का पीछा करते हुए खन्ना मेंशन की ओर आ रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने मनीष चाची को फ़ोन लगाया। हाँ चाचू, अंकल की तबीयत अब कैसी है? अनिरुद्ध ने चिंतित स्वर में कहा। यह सुनते मनीष चाचू रोने लगे। क्या हुआ चाचू? डॉक्टर ने कहा है हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं, मनीष चाचू रोते हुए बोले। यह सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। चाचू आप फिक्र मत करिए, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप जो भी हो मुझे वहाँ की खबर देते रहना प्लीज़, ठीक है? फ़ोन रखने के बाद अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अंकल से बात कर लेता तो वो मेरी गाड़ी के पास जाते ही नहीं। अनिरुद्ध ने खुद को कोसते हुए कहा। अनिरुद्ध, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, करण अनिरुद्ध को समझाते हुए बोला। हम पहुंच गए, मोहित गाड़ी रोकते हुए बोला। सभी लोग उस जगह को देखकर हैरान थे। जतिन अंकल का घर, हरदेव और जगदीशन यहाँ छिपे हुए हैं, अनिरुद्ध ने हैरानी के साथ कहा। सब लोग गाड़ी में से उतरे और घर की ओर देखने लगे। क्या हुआ? डायरेक्ट अंदर जाना सही रहेगा, मोहित सोचता हुआ बोला। बिल्कुल नहीं मोहित, हम आगे से नहीं जाएंगे, पीछे से जाएंगे। पर अनिरुद्ध, पीछे से तो कोई दरवाज़ा नहीं है, किंजल थोड़ी हैरानी के साथ बोली। हाँ पता है, पर हम दीवार के ऊपर से जाएंगे, चलो अनिरुद्ध बोला और धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। उनके जाते एक गाड़ी घर के दरवाजे के पास खड़ी हुई, उसमें से मोनाली उतरी और अंदर की ओर जाने लगी। मोनाली को सामने से आता देखकर संजना हैरान थी। तुम तो हो इन सब के पीछे? संजना गुस्से से बोली। हाँ मैं ही हूँ, क्या कर लोगी? मोनाली हंसते हुए बोली। मोनाली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे भाई अथर्व को पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। उन्होंने पिछली बार तुम्हें बड़ी मुश्किल से बचाया था, याद तो है ना? अंजलि चिंतित स्वर में बोली। ओह, तो अब तुम्हें मेरे भाई की फिक्र होने लगी? इतनी ही फिक्र है तो उन्हें धोखा क्यों दिया? मोनाली ने अंजलि के पास आते हुए कहा। यह सुनकर अंजलि सिर्फ उसे देखती रही। क्यों चुप हो गई? नहीं है जवाब। पहले मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करती हो और फिर उसकी फिक्र का दिखावा करती हो। तुम्हें पता भी है कि भाई इतने दिनों से कैसे जी रहे हैं? मोनाली ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी मोनाली, पर सेट अप। सॉरी तो मुझसे कहना ही मत। मेरे भाई तुम्हें इस सॉरी से माफ़ कर सकते हैं। मैंने जानती हूँ भाई तुमसे प्यार करने लगे थे, तुम्हें सगाई के दिन प्रपोज करने वाले थे, और तुमने क्या किया? इस संजना के भाई से सगाई कर ली। यह सुनकर अंजलि शॉक थी। वो नहीं जानती थी कि अथर्व उससे प्यार करते थे। उसने जाने अनजाने में अथर्व का दिल तोड़ा था और ये बात अंजलि को अंदर से चुभ रही थी। तुम्हें यहाँ ऐसे पकड़ कर रखने को मैंने ही हरदेव से कहा था, ताकि मैं खुद आकर तुमसे मेरे भाई का बदला ले सकूं। मोनाली सोचना भी मत। संजना गुस्से से चिल्लाई। ओ कम ऑन संजना, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, इसलिए कोशिश भी मत करना। बोलते हुए मोनाली ने हरदेव को इशारा किया है। इशारा करते हरदेव और दो तीन और लोग संजना के करीब आने लगे। संजना उन्हें देखकर 2 कदम पीछे हट गई। वो और नज़दीक आने लगे और हरदेव ने कसकर संजना का हाथ पकड़ लिया। दूसरे आदमी ने संजना का दूसरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, संजना ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, पर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। तभी मोनाली ने अंजलि का हाथ पकड़ा और अपने
साथ ले जाने लगी। अंजलि अथर्व के बारे में सोचकर सिर्फ रो रही थी। वो बिना कुछ कहे मोनाली के साथ जाने लगी। मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? जतिन अंकल ने परेशान होते हुए कहा। उसके कमरे में ले जा रही हूँ, कुछ बात करनी है। मोनाली ने सिर्फ इतना ही कहा और जाने लगी। जगदीश चंद के आदेश से उनके लोगों ने जतिन अंकल और उनकी पत्नी को भी पकड़ लिया। संजना मोनाली को जानती थी कि उसे पक्का यकीन था कि वो अंजलि को सिर्फ बात करने नहीं ले जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही था, पर संजना कुछ नहीं कर सकती थी। उसने इतना लाचार कभी फील नहीं किया था। एक तरफ उसका बीवी और दूसरी और अंजलि। अनिरुद्ध प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, संजना ने मन में कहा। इस तरफ अनिरुद्ध और करण ने मोहित को, किंजल और मीरा को सहारा दिया और वो लोग दीवार की दूसरी तरफ पहुंच गए। अनिरुद्ध और करण भी अपनी बाजुओं के दम पर दीवार कूद कर दूसरी ओर आ गए। अब हम उस तरफ से खिड़की से होकर अंदर की ओर जाएंगे, अनिरुद्ध ने कहा और सब बिना आवाज़ के धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। मोनाली और अंजलि कमरे में आमने सामने खड़े थे। तुम कितनी नासमझ हो, ऐसे बिना सोचे समझे मेरे साथ आ गई, मोनाली शैतानी हंसी के साथ बोली। अंजलि मोनाली की बात सुनकर आश्चर्य से उसे देखने लगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो मुझसे बात करनी थी ना। करनी है ना बात, पर ऐसे नहीं, बोलकर मोनाली ने हाथ में रखा रुमाल अंजलि को सुखा दिया और अंजलि तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर गई। यह देखकर मोनाली हंसने लगी। मोनाली ने अंजलि को फिर से उसके बेड पर बांध दिया और वहाँ पर रखे केरोसिन के डिब्बे से को उठाकर कमरे की चारों ओर डालने लगी। आखिर में उसने एक माचिस निकाला और उसे जलाकर कमरे में फेंक दिया और खुद दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। अब आग धीरे धीरे सब तरफ फैलने लगी। मोनाली नीचे आई, मुस्कुराते हुए कहा कि काम हो गया, चलो। यह सुनते हरदेव और उसके आदमी संजना को खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, अंजलि कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? संजना चीखती हुई बोली और रोने लगी। जतिन अंकल और उनकी पत्नी भी रोते हुए मोनाली के सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज़ मेरी बेटा, हमारी बेटी को हमारे पास भेज दो। तुम जो बोलोगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। जतिन अंकल गिड़गिड़ाते हुए बोले, पर मोनाली ने एक बार भी उनकी ओर देखा नहीं। हरदेव खींचते हुए संजना को बाहर की ओर ले जा रहा था और संजना खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी तो संजना ने जोर से हरदेव के हाथ पर काट लिया और हरदेव के हाथ से संजना का हाथ छूट गया। यह देखकर हरदेव के साथ जो दूसरा गुंडा था उसे गुस्सा आया और उसने संजना को धक्का दे दिया। संजना धक्के से संजना गिरने ही वाली थी। अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध को अपने पास देखकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर हरदेव, जगदीश चंद और मोनाली तीनों अनिरुद्ध और बाकी सबको वहाँ देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध को उस आदमी पर बहुत गुस्सा है। उसने संजना को अपने पीछे कर लिया और उस आदमी को इतना जोर से मुक्का मारा कि वो दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। अनिरुद्ध का यह रूप देखकर हरदेव भी डर गया। ऊपर कमरे में आग और भी ज़्यादा फैलने लगी थी। कमरे का दरवाज़ा पूरा जल रहा था और आग कमरे के बाहर भी फैलने लगी थी। तभी ऊपर से धुआं आने लगा। सबकी नज़र ऊपर से आते उस धुएं पर गई। अंजलि, संजना घबराई हुई बोली। यह सुनकर अनिरुद्ध और सब उस ओर भागने लगे। रुक जाओ, हरदेव ने जोर से कहा। उसने गन पॉइंट जतिन अंकल पर रखा हुआ था। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं इन पर गोली चला दूंगा। नहीं हरदेव, ऐसा मत करना, अनिरुद्ध ने वहीं रुकते हुए कहा। जगदीश चंद ने सबको इशारा किया। उनके सभी आदमी ने अनिरुद्ध और बाकी सबको घेर लिया। अब ऊपर से और भी ज़्यादा धुआं आने लगा था। अनिरुद्ध और करण ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे जाने के लिए इशारा किया। देखो हरदेव, जतिन अंकल को छोड़ दो तो हम भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे आता हुआ बोला। अभी भी वक्त है हरदेव, पीछे हट जाओ, इस मोनाली का साथ मत दो, वो तुम्हें फंसा रही है। करण भी आगे आता हुआ बोला। हरदेव, उन पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहे हैं, मोनाली ने कहा। देखो आगे मत आओ। हरदेव अब कन्फ्यूज होते जा रहा था। मोनाली की बात मत सुनो हरदेव, तुम जानते हो वो किसी की बेसगी नहीं है। वो तुझे फंसा कर खुद बच कर चली जाएगी। अनिरुद्ध बोलते हुए और आगे आ गया। अनिरुद्ध ने करण की ओर देखा और अनिरुद्ध ने ही एक ही झटके में हरदेव के हाथ पर लात मारी और उसके हाथों से बंदूक गिर गई और करण ने जोर से एक लात हरदेव की छाती पे मारी और हरदेव जोर से ज़मीन पर गिर गया। इस वक्त का फ़ायदा देखकर मोहित, किंजल और मीरा बाकी सबको मारने लगे। मोहित, आप
ऊपर जाओ, हम यहाँ संभालते हैं, अनिरुद्ध ने मोहित की ओर देख कर कहा। मोहित भागता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। वहाँ सब तरफ आग फैल चुकी थी। मोहित आग से बचते हुए अंजलि के कमरे की ओर जाने लगा। उसे धुएं की वजह से खांसी आने लगी। किंजल भी मौका देखकर ऊपर की ओर जाने लगी। करण ने उस ओर देखा। ये लड़की भी ना ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की क्या जरूरत है, करण चिढ़ता हुआ बोला। किंजल ऊपर आग की ओर जा रही थी। वो वहाँ पर अंजलि को ढूंढ रही थी, पर उसे अंजलि का कमरा पता नहीं था। अंजलि को ढूंढते हुए वो गेस्ट रूम में चली गई। वो जैसे ही अंदर देखने के लिए गई, एक पिलर जलता हुआ दरवाजे पर गिर गया और बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। किंजल एकदम से डर गई। अब जलते हुए पिलर से आग इस कमरे में भी फैलने लगी। किंजल बाहर जाने की कोशिश करने लगी, पर आग बहुत तेज थी कि वो बाहर जा ही नहीं पा रही थी। अंजलि का पूरा कमरा जल रहा था, उसका बेड भी जलने लगा था। अंजलि को धीरे धीरे होश आ रहा था, पर आग और धुएं की वजह से उसे बहुत खांसी आने लगी थी और सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। मोहित ने जोर से अंजलि के कमरे के दरवाजे पर पैर मारा। दरवाज़ा पूरा जल चुका था, इसलिए तुरंत ज़मीन पर गिर गया। मोहित ने देखा कि अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मोहित बिना कुछ सोचे समझे आग में कूदकर अंजलि के पास आ गया। उसने जल्दी से अंजलि के हाथ खोले और वहाँ रखा कंबल उठाया और उससे बेड की ओर अपने आसपास आग बुझाने लगा। पर आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी, इसलिए उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस तरफ अनिरुद्ध और हरदेव को बहुत मार रहा था। तभी जगदीशन ने पीछे से एक डंडा जोर से अनिरुद्ध के माथे पर मारा। अनिरुद्ध, संजना जोर से चिल्लाई। अनिरुद्ध की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया। किंजल बहुत कोशिश कर रही थी, पर कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। धुएं की वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और ज़मीन पर बैठ गई। तभी करण किंजल को ढूंढता हुआ वहाँ आ गया। उसने देखा कि किंजल कमरे में आग से घिरी ज़मीन पर बैठी थी। किंजल, करण जोर से चिल्लाए। किंजल ने धीरे से करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। करण आग के ऊपर से कूदकर कमरे में आ गया, पर इसी चक्कर में उसका हाथ जल गया। पर करण को अभी ना तो अपने हाथ की पड़ी थी, ना ही खुद की। उसे सिर्फ सामने बेहोश होती हुई किंजल दिखाई दे रही थी। वो किंजल के पास आकर बैठ गया। तुम ठीक तो हो ना? करण ने किंजल को गले लगाते हुए कहा। तुम आ गए हो तो अब मैं ठीक हूँ, किंजल बेहोशी की हालत में बोली। किंजल, आंखें खुली रखो, सांस लेने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा चेहरा दिखे बिना ही मर जाऊंगी, पर अब कोई पछतावा नहीं रहेगा। किंजल की आंखों से बोलते हुए आंसू आ गए थे। कुछ भी मत बोलो किंजल, और तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे अकेले यहाँ आने की? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? करण गुस्से में बोला। यह सुनकर किंजल सिर्फ करण की आंखों में देखती रही। करण की आंखें भीग चुकी थी। किंजल को भी अब करण की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। यह देखकर वो फिर से मुस्कुराई। मैं इतना परेशान और तुम मुस्कुरा रहे हो? करण फिर गुस्से से बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, करण ने कहा और अपना कोट निकाल कर किंजल को पहना दिया। करण ने किंजल को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। पहले दिन तो ज़्यादा आग की वजह से वो जा नहीं पाया और वहीं रुक गया। आग तो बहुत तेज, अब मैं क्या करूं? करण मन में ही परेशान होता हुआ बोला। उसने एक नज़र किंजल की ओर की, जिससे अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे किंजल के लिए यह करना ही होगा, करण ने कहा और एक ही झटके में वो कूद गया। कमरे से बाहर आते ही करण ने किंजल को पास में बिठा दिया और अपने सर पर लगी आग को बुझाने लगा। धीरे धीरे किंजल को भी होश आने लगा। उसने आँख खोली तो सामने करण को देखा। वो डरकर खड़ी हो गई। करण, तुम्हारे सर तो जल रहा है। बोलते किंजल करण के पास आई और आग बुझाने लगी। किंजल ने देखा तो करण की पीठ भी बहुत जल गई थी। किंजल को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वो वहाँ अपने मुँह से फूंक मारने लगी ताकि करण को आराम मिले। इस कोई ज़रूरत नहीं है। करण थोड़ा दूर होकर बोला। अच्छा, तो क्या ज़रूरत थी ऐसे आग में कूदने की? देखो कितना जल गया है। किंजल परेशान होते हुए बोली। ऐसा करता नहीं तो तुम्हें बचाता कैसे? तो मुझे नहीं बचाते ना, मेरे लिए अपनी जान जोखम में डालने की क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाती ना, ये तो अच्छा होता ना। आप सबकी एक परेशानी तो ख़त्म हो जाती ना। बस बहुत हो गया किंजल, करण गुस्से से बोला। अब बोल दिया तो बोल दिया, अगली बार ऐसा कहा ना तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? करण ने किंजल को बहुत करीब आकर कहा। क्यों, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि करण, क्या करण, बोलो ना।
किंजल करण के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी, पर करण चुप हो गया, आगे कुछ बोला ही नहीं। तभी दूसरा पिलर जलता हुआ किंजल के ऊपर गिरने ही वाला था कि करण की नज़र उस पर गई। उसने किंजल को खींचकर अपनी ओर कर लिया और खुद किंजल को कवर करके खड़ा हो गया और वो पिलर करण के ऊपर गिर गया। दर्द की वजह से करण की आह निकल गई थी। यह सब होता देखकर किंजल बहुत घबरा गई। उसने पिलर को दूसरी ओर धक्का दे दिया और वो पिलर साइड में ज़मीन पर गिर गया। करण दर्द की वजह से ज़मीन पर बैठ गया। फिर से तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी करण। आखिर तुम मेरे लिए इतना दर्द क्यों सहन कर रहे हो? तुमने भी तो यही किया था ना? याद है, मुझे बचाने के लिए खुद सामने आ गई थी। हाँ, पर मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, किंजल लगभग चिल्लाती हुई बोली, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पागल लड़की। मेरी आंखों में दिखता नहीं है क्या? करण भी किंजल की बातों से परेशान होकर चिल्लाया। किंजल उसे देखती रही। करण ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर प्यार से किंजल की ओर देखा। आज नहीं, बहुत पहले से हो गया था, पर अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था। पर अब पहली बार सब क्लियर नज़र आ रहा है। मैं अब पूरे होशो हवास में, पूरे दिल में से तुमको यह कहता हूँ कि अंजलि, आई लव यू। करण मुस्कुराता हुआ बोला, पर उसकी आंखें भर आई थी। करण ने अपने हाथ फैलाए और किंजल को पास आने का इशारा किया। किंजल ने तुरंत आकर करण को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्यार भरे आंसू थे। आई लव यू टू करण, किंजल ने कहा और दोनों एक दूसरे के सिर को टिकाए आंखों में देख रहे थे। देखते देखे उनके होंठ एक हो गए। एक प्यारे से लम्हे के बाद दोनों एक के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इस तरह मोहित ने अंजलि को उठा और कंबल ओढ़ लिया और दोनों को कवर कर लिया। मोहित ने हिम्मत जुटाकर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया और आगे बढ़ने लगा। तभी सामने उसे किंजल और करण दिखाई दिए, जो सामने साथ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, आग बहुत बढ़ चुकी है। मोहित भागते हुए वहाँ से आते हुए बोला। तभी किंजल और करण को अपने आसपास क्या हो रहा था उसको होश आया। करण ने हाथ बढ़ाया और किंजल ने हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से भागे। जब वो चारों नीचे आए तो वहाँ पर मीरा, मिस्टर और मिसेस खन्ना को बांध दिया गया था और मोनाली उनके पास बैठकर फ़ोन में कुछ कर रही थी। करण ने सब तरफ नज़र की, पर उसे संजना और अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। मोनाली, अनिरुद्ध और संजना कहाँ हैं? करण गुस्से से मोनाली के पास जाता हुआ बोला। उसे तो हरदेव ले गया। बेचारा हरदेव, मुझे तो उस पर तरस आ रहा है, बेचारा बेहोश हो गया था। अनिरुद्ध, मुझे तो बहुत तरस आ रहा था, बेचारा बेहोश हो गया था। मोनाली अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली। बेहोश हो गया था, पर कैसे? किंजल ने चिंतित होकर पूछा। सर पर डंडा जो लगा था। तो फिर मैंने भी हरदेव से कह दिया उन दोनों को यहाँ से लेकर चले जाए, क्योंकि तुम लोगों को संभालने के लिए मैं एक ही काफ़ी हूँ। यह सुनते ही करण ने मोहित को देखकर इशारा किया और वहाँ से भागने के लिए तैयार ही थे। मोनाली ने रिवॉल्वर निकाली और अंजलि पर ताक दी। यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं इस पर गोली चला दूंगी। यह देखकर वो सब रुक गए। देखो मोनाली, एक बार तुम यह गलती कर चुकी हो, इस बार मत करो प्लीज़, करण ने उसे समझाते हुए कहा। उस बार मैंने गलती से डर के मारे गोली चला दी थी, पर इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं इस बार तैयार हूँ। मैंने ही अंजलि को मारने के लिए आग लगाई, पर तुम लोगों ने उसे बचा लिया, पर अब नहीं। पर तुम अंजलि को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहती हो? मोहित ने कहा। क्या तुम जानते नहीं हो क्या? तुम दोनों ने मेरे भाई अथर्व को धोखा दिया है, उनका प्यार उनसे छीन लिया। प्यार छीना नहीं है, वो अथर्व के आने से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, ये मत भूलो। करण गुस्से से बोला। लगता है तुम्हें भी फिर से प्यार हो गया है। ओ, ये प्यार के लिए लड़ने वाले लड़के मुझे समझ में नहीं आते, मोनाली ने नौटंकी करते हुए कहा। बस करो मोनाली, अपने हद में रहो, किंजल गुस्से से चिल्लाई। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ओह हाँ, समझ में आया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने कहा इसलिए तुम्हें बुरा लग गया। मोनाली प्लीज़ ये पागलपन छोड़ो, गोली चल जाएगी। उस बार गोली मुझ पर चली तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार गोली चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करण का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मोनाली को करण की बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गोली चलाने ही वाली थी। मोहित अंजलि के सामने आ गया। ये तो अच्छा होगा, एक साथ तुम दोनों को मैं सज़ा दे दूँ। मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा गोली ही चलानी है, बोलकर मोनाली ने ट्रिगर दबा दिया और गोली की आवाज़ आई। सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के बाद अंजलि और मोहित ने अपनी आंखें खोली तो वो बिल्कुल सही थे और मोनाली
कि रिवॉल्वर ऊपर की ओर थी और मोनाली का हाथ अथर्व ने पकड़ा हुआ था। अथर्व ने गोली छूटने से पहले मोनाली का हाथ ऊपर उठा दिया था और गोली ऊपर की ओर चली गई थी। अथर्व ने मोनाली के हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और फेंक दी। अथर्व ने एक जोर से थप्पड़ मोनाली के गाल पर मारा। यह देखकर सब हैरान थे। भाई, आपने मुझे क्यों मारा? यह सब मैं आपके लिए ही तो कर रही थी। मोनाली गुस्से से अथर्व पर चिल्लाई। सेट अप मोनाली, क्या मैंने कहा था तुझे ये करने के लिए? मैंने कहा था बोलो। अथर्व जोर से चिल्लाया। मोनाली कुछ नहीं बोली। कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो। मोनाली ने ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर किसके लिए कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कितनी बार तुम्हें समझाओ, हर बार कोई पहले से ज़्यादा बड़ी गलती करती हो। पर भाई, इस अंजलि ने आपको धोखा दिया था तो मैं बस उसे सज़ा देना चाहती थी। किसने कहा अंजलि ने धोखा दिया? किसने कहा धोखा तो मुझे देती हो? हर बार माफ़ी मांगती हो और वही गलती दोबारा करती हो, और सज़ा देने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, अथर्व आज बहुत गुस्से में था। भाई, आप अपनी सगाई के दिन इसे प्रपोज करने वाले थे, पर उसने क्या किया आपके साथ? आप रोज़ परेशान रहते थे। वो मुझसे देखा नहीं चाहता था। हाँ, माना कि मैं अंजलि से प्यार करता था, उसे प्रपोज करना चाहता था, पर अंजलि मोहित को पसंद करती थी। मैं इस ज़बरदस्ती तो उससे सगाई नहीं कर सकता था ना। प्यार ज़बरदस्ती से नहीं, मर्जी से होता है। और मैं खुश था कि मैं उन दोनों को मिला पाया, पर मैं परेशान उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से था। मेरी वजह से कैसे? मोनाली ने हैरानी के साथ पूछा। लंदन की जो कंपनी मैंने तुम्हें दी थी संभालने के लिए, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया और हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि बताता तो तुम भी परेशान हो जाती, पर तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। यह सुनकर मोनाली शौक रह गई। तो आप मेरी वजह से इतने परेशान रहते थे, अंजलि की वजह से नहीं? नहीं, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकती हो मोनाली? पिछली बार करण से रिक्वेस्ट करके मैंने उससे केस वापस लेने को कहा था, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्टर आ जाइए, अथर्व ने कहा, और तभी पुलिस अंदर आ गई। मोनाली बस हैरानी से कभी अथर्व को तो कभी पुलिस को देख रही थी। भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगी, मोनाली गिड़गिड़ाती हुई बोली। पर अथर्व ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे, कहकर अथर्व ने अपना मुँह मोड़ लिया। मोनाली उससे माफ़ी मांगती रही, पर अथर्व ने एक बार भी उसकी और नहीं देखा, क्योंकि वो खुद अपनी बहन की हरकत की वजह से शर्मिंदा था। उसकी आंखें भीग चुकी थी। किसी की भाई की लाइफ में ऐसा पल ना आए जब उसे खुद अपनी बहन को गिरफ्तार करवाना पड़े। अथर्व मन में ही बोला। उसने अपने आंसू पोंछे। आई एम सॉरी अंजलि, मोहित, करण और किंजल, आगे से मेरी बहन की वजह से आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। अथर्व माफ़ी मांगते हुए बोला। सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मोनाली आपकी बहन है, फिर भी आपने हमारा साथ दिया, पर आप यहाँ आए कैसे? अंजलि ने सवालात भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। वो मुझे मोहित ने फ़ोन करके सब बता दिया था। अथर्व के कहते ही सब मोहित की ओर देखने लगे। हाँ, जब ऊपर अंजलि को बचाने जा रहा था तब मुझे लगा कि अथर्व को सब बताना चाहिए, और मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन करके बता दिया, मोहित ने कहा। फिर उन सब ने मीरा और मिस्टर और मिसेस खन्ना को भी छुड़वाया। हमें अनिरुद्ध और संजना को ढूंढना होगा, मोहित ने गंभीरता के साथ कहा। तभी करण ने अपने फ़ोन में देखा तो वो हैरान रह गया। सुनो, तुम सब अपने फ़ोन चेक करो। एक बार सब ने अपने फ़ोन खोले तो वो भी हैरान थे। इस तरफ हरदेव और अनिरुद्ध संजना और अनिरुद्ध को गाड़ी में लेकर जा रहे थे। अनिरुद्ध अभी भी बेहोश था और संजना के हाथ और मुंह उन्होंने बांध दिए थे। उनकी गाड़ी जा ही रही थी। एक गाड़ी तेज़ी से उनको ओवरटेक करके आगे निकल गई और उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर ब्रेक मार दी और खड़ी हो गई। हरदेव ने भी गाड़ी से ना टकराने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगाई। कौन है तो? समझता क्या है खुद को? हरदेव गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर आया। तभी उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और कोई उस गाड़ी में से बाहर आया। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? हरदेव उसे हैरानी से देखकर बोला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।